नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एरिज अ पाथ ऑफ लर्निंग। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं ज्योग्राफी के, जिसमें हमने ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और ज्योग्राफी में ग्रहों के बारे में जाना। थोड़ा बहुत मैंने पृथ्वी के बारे में बताया था, उन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं और वीडियोस के ऊपर आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है, दिल से शुक्रिया। और आज आपकी इंग्लिश की क्लास हुई थी, मैंने खुद ने देखी वो वीडियो। तो सर के जो पढ़ाने का जो तरीका था वो गजब था, बहुत ज़्यादा बेहतरीन जिसको कहा जाए। तो आप और उनका जो पढ़ाने का जो तरीका था ना वो बहुत ज़्यादा आसान, कि इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी आसान भाषा में शायद ही मैंने ऐसा टीचर देखा है जो पहली बार पढ़ा रहा हो। ठीक है, तो आप जो यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके बारे में या उनकी स्टडी के बारे में और आप फायदा उठाइए बस उस चीज का। ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही पता है, नोटिफिकेशन शायद आपके पास आ गया होगा कि आज हमें पढ़ेंगे पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बारे में। ठीक है, अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में। तो चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पृथ्वी, ठीक है, कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं। पृथ्वी की आज गतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा कुछ जो पीछे वाला है वो थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं कि हम पढ़ क्या चुके हैं। हम 8 ग्रहों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, लाल क्यों है, पीला क्यों है, ये सारे पढ़ चुके हैं। कौन सूर्य के सबसे पास है, कौन सूर्य से सबसे दूर है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज बात की जाए पृथ्वी की। ठीक है, बात की जाए पृथ्वी की, तो देखो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन पाया जाता है। कि जीवन जिसके ऊपर पाया जाता है वो कौन सा ग्रह है, वो हमारा है पृथ्वी ग्रह। ठीक है, कि पृथ्वी के ऊपर 70% या आप कह लीजिए 71% पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, पानी इसके ऊपर पाया जाता है। और जो 29% है यानी कि 29% है वो क्या है, लैंड है। क्या है, वो लैंड है, धरती है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी एक विचित्र ग्रह भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, पानी पाया जाता है। किसी भी ग्रह के ऊपर पानी नहीं पाया जाता, सिर्फ एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जल विद्यमान है। जल के कारण ही यहां पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम सबसे पहले एक बार जो है इसकी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। किसकी गतियों के बारे में, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। जब मैंने स्टार्टिंग की थी ज्योग्राफी के, आपको जब लेक्चर लिया था सबसे पहला, तो ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले आपको एक ही चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि हर ग्रह क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये कहा था ना कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हर ग्रह। अगर इसको सन मान लिया जाए, इसको अर्थ मान लिया जाए, इसको मार्स मान लिया जाए, मंगल मान लिया जाए, तो क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सूर्य के, और सूर्य के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, अपने अक्ष के ऊपर यानी कि अपने अक्ष के ऊपर भी घूम रहे हैं। तो इनकी 2 गतियां होती हैं। सबसे पहले जो गति होगी वो हो जाएगी घूर्णन गति, जिसको क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। घूर्णन गति को क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। और एक जो होगी कि सूर्य के चारों ओर जो घूम रहे हैं उस गति को क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है, परिक्रमण गति कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिवोल्वेशन। ठीक है, कि 2 तरह की गतियां हैं वो हमारी पृथ्वी की हैं, एक हमारी घूर्णन गति रोटेशन, एक परिक्रमण। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि कौन सी घूर्णन है कौन सी परिक्रमण है। ठीक है, तो परिक्रमण देखो कैसे याद रहेगा। परिक्रमण, हम किसी भी, मान लो हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के मंदिर के चारों ओर हम क्या करते हैं, परिक्रमा कहते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जब चारों ओर जब घूमते हैं तो वो कहलाएगी परिक्रमण गति, और जब अपने ही अक्ष पर घूमेगी तो वो कहलाएगी घूर्णन गति। तो आपको याद रहेगा ना कि पृथ्वी की क्या गतियां हैं, कितनी गतियां हैं, 2 गतियां, पहली घूर्णन, अब दूसरी परिक्रमण। यहां बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि घूर्णन गति क्यों जरूरी है और परिक्रमण गति क्यों जरूरी है, इस चीज को समझते हैं। देखिए बड़े अच्छे से। ठीक है, तो घूर्णन गति के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि घूर्णन गति है क्या।
देखो, घूर्णन जो गति है वो सूर्य के या पृथ्वी को दो तरह से प्रभावित करती है, या बात करी जाए कि तीन तरह से प्रभावित करती है। किसको करती है? हमारी पृथ्वी को। कौन सी गति? घूर्णन गति। सबसे पहले तो क्या होता है, यहां पर दिन रात बनते हैं। किसके कारण? घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन रात यहां पर बनते हैं। दूसरा, यहां पर क्या होता है, घूर्णन गति के कारण यहां पर वायु चलती है। क्या चलती है? वायु चलती है। अगर पृथ्वी घूर्णन गति को बंद कर दे, अगर पृथ्वी घूर्णन गति को बंद कर दे तो यहां पर क्या होगा, कभी भी वायु नहीं चलेगी। और तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है तीसरी, कि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या आते हैं, ज्वार भाटा आते हैं। क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है? कि सबसे पहले घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के ऊपर दिन रात बनते हैं। अगर घूर्णन गति ना हो, अगर घूर्णन गति ना हो तो पृथ्वी के ऊपर दिन रात नहीं बनेंगे। दूसरे, यहां पर वायु नहीं चलेगी। और तीसरे, यहां पर ज्वार भाटा नहीं आएंगे। तो इस चीज को समझते हैं कि कैसे कैसे होता है। अब घूर्णन गति के कारण दिन रात कैसे बनते हैं, उस चीज को समझेंगे। देखिए क्या होगा कि जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो सूर्य मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, पृथ्वी सॉरी, यहां पर आ जाएगी अर्थ, ये है सूर्य। चारों ओर पृथ्वी क्या करेगी, अपने ऊपर अक्ष के ऊपर यहां पर घूमेगी। कि पृथ्वी का ये पार्ट क्या होगा, कि पृथ्वी का जब ये पार्ट सूर्य के सामने आएगा, कि पृथ्वी का जब पृथ्वी घूमेगी और ये पार्ट जब सूर्य के सामने आएगा तो यहां पर क्या होगा, दिन बढ़ेगा। क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा, दिन बनेगा। एक चक्कर पूरा करेगी ना यहां से यहां तक। अब मान लो यहां पे वो पार्ट था, यहां पे आगे आ गया। अब ये पीछे वाला पार्ट, यहां पर पृथ्वी जब घूम के आई तो ये वाला पार्ट यहां पर आगे आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, अब लाइट जो सूरज की यहां पड़ेगी, सीधी यही पड़ेगी ना। और जो ये वाला जो एरिया ये कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, पूरा का पूरा काला हो जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, दिन बनेगा और यहां पर क्या बनेगी, रात बनेगी। तो ऐसे दिन रात बनते किस गति के कारण, रोटेशन गति के कारण। किसके कारण, रोटेशन के कारण क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बनते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि वायु चलती है। अब वायु चलती है, क्या क्या मतलब हुआ कि वायु चलती है। एक बात और आपने सुना होगा, वायु और हवा, यानी कि एयर और विंड, दोनों एक या अलग अलग है, दोनों में कुछ फर्क है। एयर में और विंड में कुछ फर्क है या नहीं है? अब आप कहोगे जी कुछ नहीं है, तो एयर और विंड में फर्क है, हवा और वायु में फर्क है। देखो एयर क्या होगी, एयर क्या होगी कि द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। कि यहां हम बैठे हुए हैं, यहां हम क्लास के अंदर है, एक कमरे के अंदर है, यहां पर भी तो है ना कि गैस तो यहां पर भी है। तो द मिक्सचर ऑफ एयर, जो मिक्सचर ऑफ गैसेज होगा वो क्या कहलाएगा, एयर कहलाएगा। एंड व्हेन द एयर इज मूविंग अराउंड क्या हो जाएगा, वो विंड कहलाएगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। वायु क्या होगी कि किसी स्थान की गैसों का जो मिश्रण होगा वो वायु कहलाएगा। और जब वो वायु चलने लग जाती है तो वो क्या कहलाएगी, हवा कहलाएगी। हम कभी नहीं कहते कि वायु चलती है, हम कहते हैं हवा चल रही है। ठीक है, तो यही फर्क होगा एयर और विंड में। ठीक है, अब यहां से समझते हैं। अब जब पृथ्वी यहां से घूमना शुरू कर रही है, घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो यहां पर मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक बल लग रहा था। कौन सा बल लग रहा था, अपकेंद्रीय बल लग रहा था। ठीक है, अपकेंद्रीय बल लग रहा था। अब जब अपकेंद्रीय बल लग रहा है, यहां पे पृथ्वी क्या हो रहा है, बाहर की तरफ धकेली जा रही है। अब धकेलने के कारण ही यहां पर क्या होता है, हवाएं चलती हैं। ये आगे बहुत बड़ा आपका चैप्टर बनेगा कि वायु कैसे चलती है। तो हवा है वो ऐसे ही यहां पर चल रही है, किस गति के कारण, रोटेशन गति के कारण। अब तीसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो कौन सी है, वो आपकी आ जाएगी ज्वार भाटा। सॉरी, वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब समझते हैं इसको, ज्वार भाटा को। ठीक है, कि ज्वार भाटा देखो क्या होते हैं, आपने पढ़ा दिन रात कैसे बनते हैं, वायु कैसे चलती है, सारी चीजें आपने पढ़ी। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा होते क्या है, सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि भाई ज्वार भाटा क्या होते हैं। ठीक
ठीक है, इनको इंग्लिश में कहा जाता है टाइड्स, ठीक है, टाइड्स। अब बहुत सारे जो पूछा जाता है कि ज्वार भाटा होते क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है सेम होता है, रटा रटाया होता है। वो कहेंगे कि समुद्र में जो धाराएं उठती हैं, समुद्र में जो तरंगे उठती हैं, उनको क्या कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है। भाई ये बिल्कुल गलत है, ये ज्वार भाटा नहीं है। वो क्या होती हैं, तरंगे ही होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वेव्स कहा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस है वेव्स में और टाइड्स में, दोनों में क्या है, अंतर है कि टाइड्स क्या होती हैं, वेव्स क्या होती हैं। अब समझते हैं ज्वार भाटा को, ठीक है। अब क्या समझते हैं, ज्वार भाटा को अपन समझते हैं। देखो ये है सूर्य, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है वो रोटेट कर रही है, और यहां पे एक है पृथ्वी का उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। ये क्या है, मून है, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है। समझ रहे हो ना। अब चीज क्या होती, ज्वार भाटा होते क्या है। जब मैंने आपको एक बार पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहां से एक बल लगता है, कौन सा बल लगता है, गुरुत्व बल लगता है। कौन सा, ग्रेविटी फोर्स लगता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है यहां पे। और पृथ्वी कौन सा बल लगाती है, वो लगाती है अपकेंद्रीय बल। दो तरह के बल यहां पर काम करते हैं। और लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले मैंने आपको बताया कि 71% में क्या है, जल है, वाटर है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं कि 71% भाग पर जल है, ठीक है। सूर्य है वो यहां से क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब जब पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो क्या करता है, सन अपने तरफ खींचने का प्रयास करेगा। सूरज क्या सोचेगा कि पृथ्वी को मैं अपनी तरफ खींच लूं, ठीक है। अब वो खींचता है लेकिन खींच नहीं पाता, वो क्या करता है, वो सिर्फ पानी को खींच पाता है। किसको खींच पाता है, पानी को खींच पाता है। जब ये इस क्षेत्र के अंदर जब पानी आता है, कौन से, इस एरिया के अंदर, मान लो पृथ्वी है वो हमारी घूम रही है, ये एरिया आया, इसको पूरी को पृथ्वी मान लेते हैं। अब ये पृथ्वी जब यहां पर आई, इसके सामने आई, तो सूरज क्या करेगा, इस पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और कुछ परसेंट क्या होगा कि कुछ मीटर जो पानी है वो ऊपर की ओर उठेगा। अब जब यहां पर पानी उठेगा, ठीक है, अब जब पानी उठा तो इसको क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वार कहा जाता है। कौन से बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जब पृथ्वी सूर्य के सामने आई तो क्या करेगा, सूरज यहां से जल को उठाने की कोशिश करेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, और वो यहां से क्या करता है, पुल करता है, ठीक है। अब पुल किया तो यहां से क्या होता है, पानी उठ जाता है। अब पृथ्वी ने जब ये घूम करके जब ये एरिया यहां पर आया, ये एरिया जब यहां पर आया, तो अब गुरुत्व बल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब गुरुत्व बल जब खत्म हुआ तो क्या होगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, और नीचे आने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, भाटा कहलाएगी। तो ये होता है ज्वार भाटा कि सूरज और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जो समुद्र में जो तरंगे देख रहे हो वो ज्वार भाटा नहीं है, वो क्या होती है, वो तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं। आई थिंक आपको अब ज्वार भाटा में कोई दिक्कत नहीं होगी, टाइड्स के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि टाइड्स होती क्या है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ज्वार भाटा क्या होते हैं। घूर्णन गति आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। अब जो है परिक्रमण गति, कौन सी गति है, वो परिक्रमण गति है, इसको समझते हैं। एक बात और कि घूर्णन गति कितने कब पूरी होती है, भाई ये 23 घंटे और 56 मिनट में पूरी हो जाती है। 23 घंटे 56 मिनट और कुछ 6 सेकंड लेती है, ठीक है। 6 सेकंड भी आप लिख सकते हो कि पृथ्वी अपना जो दैनिक गति है वो कितने टाइम में पूरी करती है, वो करती है 23 घंटे 56 मिनट और 6 सेकंड में पूरी करती है। वैसे एक बता दिया मैंने, लेकिन आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है एग्जाम में, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परिक्रमण गति के बारे में। भाई परिक्रमण गति क्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि परिक्रमा करना, ठीक है। हम मंदिर में गए, हम मंदिर में क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो ये भी क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। किसकी परिक्रमा कर रही है, सूरज की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, सूरज की परिक्रमा कर रही। तो परिक्रमण गति का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है, कि परिक्रमण जो गति है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है, यहां पर परिक्रमण गति के कारण, रिवॉल्वेशन के कारण क्या होएगा, यहां पर रिवॉल्वेशन के कारण क्या होगा, मौसम बदल जाएगा, ठीक है, मौसम बदल जाएगा, ठीक है। क्या बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा। अब मौसम कैसे बदलेगा,
ठीक है, उसको समझते हैं। अब यहां पर देखो, सूरज यहां पर है, ये रहा, सन यहां पर है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है। यहां से समझते हैं, यहां पे आई, यहां पे आई और यहां पे आई, ठीक है। अब सूर्य के सामने ये क्षेत्र है, ठीक है, सूर्य के सामने ये क्षेत्र आ गया। अब ये क्षेत्र क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। अब ये क्षेत्र क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। अब मान लो फिर से ये एरिया यहां पर आ सकता है, ठीक है, फिर से यहां पर आ सकता है और उसके बाद कहां पर आएगा, ये एरिया यहां पर आ जाएगा। तो ये गति कर रही है ऐसे, समझ रहे हो ना, ये गति कर रही है, ऐसे गति है वो कर रही है। अब जब सूर्य के सामने ये क्षेत्र आया तो यहां पर क्या होगा, लाइट बिल्कुल सीधी पड़ेगी, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी है वो बिल्कुल यहां पर सीधी पड़ेगी। अब सीधी पड़ती रहेगी और यहां पर आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अंश के ऊपर क्या हुई है, झुकी हुई है, ठीक है। तो उस झुकाव के कारण ही यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो लाइट वो पड़ती रहेगी और जो ये एरिया है इसकी जो छाया है वो इस एरिया के ऊपर पड़ेगी, यानी कि यहां पर तो धूप क्या होगा, पहुंच ही नहीं पाएगी और ये एरिया बिल्कुल क्या रहेगा, शुष्क रहेगा, या फिर यहां पर बिल्कुल अंधेरा रहेगा। अंधेरे से मतलब यह है कि यहां पर तापमान नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अंधेरे का मतलब ये नहीं है कि यहां पर सूरज दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन मध्यम अवस्था के अंदर दिखाई देगा। इसलिए यहां पर क्या होगा कि इस क्षेत्र का टेम्परेचर तो बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ पाएगा। तो ये क्या बनाते हैं, मौसम बनाते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो हमें सर्दी और जो गर्मी का जो एहसास होता है, या सर्दी का गर्मी का मौसम जो बदलता रहता है वो किस गति के कारण बदलता रहता है, परिक्रमण गति के कारण बदलता रहता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि घूर्णन गति क्या है, परिक्रमण गति क्या है, ज्वार भाटा क्या है, वायु कैसे चलती है। वायु का चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे, वायु राशियों के बारे में। अब भी आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि वायु क्यों चलती है। तो वायु भाई घूर्णन गति के कारण। अगर आपसे कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी जो भी कोई पूछ ले कि वायु क्यों चलती है तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि भाई बैठ, वायु जो है घूर्णन गति के कारण चलती है, ठीक है। और दिन रात कैसे बनते हैं, ये भी घूर्णन गति के कारण बनते हैं। तो अब हम पढ़ रहे थे परिक्रमण के बारे में, ठीक है। परिक्रमण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब परिक्रमण जो गति होती है वो कितने घंटों मतलब कितने दिनों की होती है, वो आपकी होती है 365, ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे की होती है, ठीक है। 365 दिन और 6 घंटे की गति होती है, वो होती है आपकी परिक्रमण गति। इसके बारे में हमने पढ़ा। अब 365 जैसे आपने बताया ना कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, लेकिन इन 6 घंटों का क्या होता है, ठीक है। ये 6 घंटे क्या होते हैं, हर चौथे साल जोड़ दिए जाते हैं, किसमें, एक नया साल बनाया जाता है 24 घंटे। यानी कि जब आप 6 घंटे 4 साल में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे का मतलब क्या होता है, एक दिन होता है, ठीक है। और ये जो एक दिन है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 365 प्लस 1, 366 दिन। तो लीप ईयर में 366 दिन क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है, इन 6 घंटे को हर चौथे वर्ष जोड़ दिया जाता है और कितने दिन बना दिए जाते हैं, 366 दिन बना दिए जाते हैं। आपको लीप ईयर का पता होगा, आई थिंक। लीप ईयर क्या होता है कि जब फरवरी में 29 दिन होते हैं ना तो उसको क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। यानी कि जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए उसको क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। 4 से कैसे डिवाइड हो जाए, मान लो 2000 ले लिया, अब हमने 2000 क्या होगा, पूरा 4 से डिवाइड चला जाएगा। 8 ले लिया, 12 ले लिया, 16 ले लिया, यानी कि 4 से जो पूरा डिवाइड हो जाए वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा। और उसमें दिन कितने होंगे, 365 प्लस 1 यानी कि 366 दिन होंगे। वैसे हर एक साल में कितने होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। आप ये नए बारे में जान लिया। पृथ्वी की गतियों के बारे में जाना, घूर्णन और परिक्रमण के बारे में। आप एक बात और जो है नोटिस करने लायक है या समझने के योग्य है उसको समझिए। देखिए कि जो पृथ्वी है उसकी जो कक्षा होती है वो भाई पूरी गोल नहीं होती, ठीक है। आपके साथ धोखा हुआ है अब तक, ठीक है, कि आपको बताया जाता रहा ना कि पृथ्वी की जो कक्षा है वो गोल है, वृत्ताकार है। और वृत्ताकार नहीं है। पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है, या जो पृथ्वी की जो शेप है वो भी स्फेरिकल है, प्याज के आकार की है हमारी पृथ्वी। और जो उसकी कक्षा जो है वो ऐसी है, कैसी, अंडाकार है, ठीक है। कैसी है,
अंडाकार है। अब पृथ्वी यहां सूर्य है मान लो, ठीक है, ये सूर्य है, यहां पर क्या होगा, अब ये दूरी और ये दूरी बराबर तो नहीं होगी ना, कि ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, बराबर तो नहीं होगी। यहां पर जब पृथ्वी होगी तो यानी कि उसके सबसे पास होगी, और यहां पर जब पृथ्वी होगी तो उसके सबसे दूर होगी, यानी कि इसको हम कहेंगे उपसौर, ठीक है, इसको हम कहेंगे उपसौर। उपसौर क्या होता है, देखो उप का मतलब होता है पास होना, ठीक है, समझने अगर आपको है कि उपसौर की जगह जब पास होगी तो उपसौर कहलाएगी। उपसौर याद कैसे रखेंगे, उप का मतलब ही पास होता है, ठीक है, और एक जो होती है, दो स्थितियां हो जाएंगी, दो कंडीशन हो जाएंगी, पहली हो जाएगी उपसौर और दूसरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अपसौर, ठीक है, दूसरी हो जाएगी अपसौर। उपसौर में क्या होगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, कितनी नजदीक होगी, 142 बिलियन किलोमीटर, ठीक है, 142 बिलियन किलोमीटर होगी, और यहां पर लगभग कितनी होती है, 157 के पास या 157 के पास होती है। बहुत सारी किताबों में आपको 152 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पृथ्वी की दो गतियां होती है, कौन सी, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, लेकिन सूर्य के सबसे पास कब होती है, यहां से यहां तक सूर्य के पास कब होगी, और सूर्य से दूर कब होगी, दूर के आप 157 या 152 भी लगा सकते हो, ठीक है, इसके बीच में ही होती है, और यह क्या होगी, 142 बिलियन किलोमीटर हो जाएगी। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि किस डेट को होती है, ठीक है, कि किस तारीख को पृथ्वी सबसे पास होती है और किस तारीख को पृथ्वी सबसे दूर होती है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, या आपको बताना है, ठीक है। इसके बारे में डेट आप बताओगे, महीना मैं बता दूं, ठीक है। उपसौर की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी बनती है जून जुलाई में, ठीक है, कब बनती है, जून जुलाई में, जून ही मान लेना, जून जुलाई में, यानी कि गर्मियों में होती है, और यहां पर कब होती है, जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगी, यानी कि जनवरी के आसपास आपको मिल जाएगी, यानी कि सर्दियों में, ठीक है। कि जब देखो समझने की बात है कि पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो हमारे यहाँ क्या होती है, यानी कि मैंने बताया ना जनवरी के आसपास होती है, तो जनवरी में हमारे यहाँ क्या होती है, ठंड होती है, और सबसे पास जब होती है तो क्या होती है, गर्मी होती है। ये चक्कर क्या है ना, दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि जब सूर्य से सबसे पास है तो भाई साहब यहां तो गर्मी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या है, जो हमारा जो भारत देश है वो किस गोलार्ध में स्थित है, वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध जून जुलाई में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मियां होती हैं, ठीक है, गर्मियां होती हैं, ठीक है। तो जब वो पास आता है तो क्या चला जाता है, जो सूर्य जो दक्षिणी गोलार्ध है वो पीछे की आगे की तरफ यहां पर सॉरी पीछे की तरफ यहां आ जाता है, ठीक है। मान लो ये है पास आई पृथ्वी, ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध होगा, यहां पर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। अब पास आई पृथ्वी उपसौर, तो क्या है, सर्दी है, क्यों सर्दी, यहां पर गर्मी है, सॉरी क्या है, यहां पे गर्मी है। उपसौर और अपसौर, ठीक है, ये दो गतियां हम पढ़ रहे थे। तो उपसौर का मतलब क्या होता है, पास, ठीक है, जब सूर्य के बिल्कुल पास होगी, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, जून जुलाई, ये आप इसको मिटो लेना, शायद उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। उपसौर क्या होगा, पास है, जब पास है यहां पे तो भाई पास में क्या होगा, गर्मी बढ़नी चाहिए ना, लेकिन गर्मी नहीं बढ़ती हमारे यहां, ठीक है। तो किसमें बढ़ेगी, ये उपसौर में हमारे पास किसमें होगी, जनवरी में, ठीक है। जब सूर्य के बिल्कुल पास है तो क्या होगी, जनवरी में होगी, ठीक है। अब सूर्य से दूर है, ठीक है, अब सूर्य से दूर है तो ये कौन सी होगी, जुलाई में, जून जुलाई, जैसे मैंने बताया था आपको, ये प्रक्रिया होगी जून जुलाई में, ठीक है। आप मोस्टली क्या है, जुलाई को मान लेना, और आपको बताना है कि उपसौर जनवरी में कब होती है और अपसौर जुलाई में कब होती है। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे कि उपसौर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास, जनवरी में, ठीक है। हम समझ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, कि भारत के अंदर क्यों भाई, अब सूर्य के बिल्कुल पास है तो क्या होना चाहिए, यहां पर तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर गर्मी नहीं है, यहां पर क्या है, सर्दी है। क्यों सर्दी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर भारत है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब आप क्या समझोगे कि यहां पर जो ये उत्तरी गोलार्ध है, तो आपको उत्तरी गोलार्ध के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है भारत, ठीक है। तो
उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण में क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। और आप एक बात याद हो रखना, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर लैंड सबसे ज्यादा है, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कम है, बहुत कम है, ठीक है, सिर्फ अंटार्कटिका और ये सारे पड़ते हैं, तो वो चीज देख लेना। तो उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण में क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। तो इस टाइम में, जनवरी के टाइम में भारत क्या होता है, इस स्थिति में हमारी पृथ्वी होती है और हमारा भारत कहां पर, इस क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, इस क्षेत्र में पड़ता है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, जनवरी में ठंड होगी। तो उपसौर जब सूर्य के बिल्कुल पास होगी तो हमारे यहां क्या होगी, ठंड होगी, ठीक है। और अपसौर जब सूर्य से बिल्कुल दूर है तो यहां पर क्या होगी, गर्मी हो जाएगी। आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो दो गतियां कौन सी थी, एक परिक्रमण, एक घूर्णन। और जब सूर्य के बिल्कुल पास कब होती है, सूर्य से बिल्कुल कब दूर होती है, ये आप इसको सही कर लेना, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम पृथ्वी के ये जो गतियां हैं इसके बारे में यहीं पर खत्म करते हैं। आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, ठीक है, परिक्रमण गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, मौसम कैसे बनता है, दिन रात कैसे बनते हैं, ज्वार भाटा कैसे बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। और पृथ्वी की गतियों के बारे में आज तक इतने क्वेश्चन आए भी नहीं है जितना आपको करवा दिया गया है। आपके लिए मैंने बार बार बताया कि आपका जो क्वेश्चन, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है, ठीक है। ये तारीख आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट के अंदर लिखनी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम क्या करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। उस वायुमंडल में जानने से पहले एक चीज और पढ़ते हैं हम पृथ्वी के बारे में। देखो, इसको हम मान लेते हैं पृथ्वी, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, पृथ्वी मान लिया। और पृथ्वी के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं ऐसे विद्यमान है, ठीक है, कैसे विद्यमान है, ऐसे विद्यमान है। और कुछ रेखाएं ऐसे, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसे कोई रेखा पृथ्वी के ऊपर नहीं है, किसी ने जाकर के नहीं खींची है, ठीक है। तो आप ये बात याद रख लेना कि ऐसी कोई रेखा पृथ्वी के ऊपर नहीं है, सिर्फ क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये भी जाल बन गया होगा, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, इसको हम कहते हैं ग्लोब, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, ग्लोब इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोब। अब ग्लोब के ऊपर जो आप ये लाइनें देख रहे हो, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लाइनें आ रही हैं उनको क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। और ये जो रेखाएं यहां से यहां तक जो रेखाएं आ रही हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो रेखाएं आ रही हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, उन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। अब यहां पर ये जो जाल बन रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्रिड कहा जाता है। तो यहां से भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, जो लेटी हुई जो लाइनें हैं इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। देशांतर, खड़ी हुई जो रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। और ग्रिड क्या होता है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, ठीक है, ग्रिड कहा जाता है। अब आपने ग्लोब के बारे में बहुत ज्यादा सुना है कि ग्लोब क्या होता है। एक बात और, यहां पर ग्लोब है और एक होता है मानचित्र, यानी कि ग्लोब एंड मैप, दोनों में क्या फर्क होता है, क्या फर्क है, ये आपको समझना चाहिए कि ग्लोब और मानचित्र में क्या फर्क होता है। तो ग्लोब और मानचित्र में आपने सबसे पहले तो यही सुना होगा भी ग्लोब गोल होता है, मानचित्र गोल नहीं होता, ठीक है, ये सुना होगा ना कि ग्लोब को हम जेब के अंदर नहीं डाल सकते, मानचित्र को आराम से मोड़ तोड़ के हम क्या कर सकते हैं, जेब के बाद में के अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक जो डिफरेंस है कि ग्लोब क्या और मानचित्र क्या है, वो इसके बारे में है कि ग्लोब क्या होता है, समस्त पृथ्वी का होता है, ठीक है, समस्त पृथ्वी का होता है, ये किसी छोटे एरिया का नहीं बनाया जा सकता। और मैप क्या है, मैप हम एक पॉइंट का भी बना सकते हैं, ठीक है, कि धरती के 1 इंच क्षेत्र का भी हम मानचित्र बना सकते हैं। लेकिन जो ग्लोब होता है वो पृथ्वी का मॉडल होता है, ठीक है, पृथ्वी का क्या होता है, मॉडल होता है। इन सब के बारे में जानते हैं। अब ये जो मैंने कहा कि ये रेखाएं जो है ये बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी हमें कि ग्लोब के ऊपर
इन रेखाओं की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हमें जरूरत क्यों पड़ी? देखो देशांतर जो है, देशांतर से हम क्या करते हैं, देशांतर रेखाओं से हम किसी भी क्षेत्र के टाइम के बारे में पता लगा सकते हैं, वहां की डेट के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि तिथि और समय के ऊपर जो प्रभाव डालती हैं वो कौन डालती हैं? वो ये देशांतर रेखाएं डालती हैं। कितना? देशांतर रेखाएं हैं वो डालती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के जो कटिबंध हैं, क्या कि पृथ्वी के जो कटिबंध है कि यहां पर पृथ्वी के ऊपर मौसम कैसा पाया जाएगा, जलवायु कैसी पाई जाएगी, वन कैसे पाए जाएंगे, वो सारी चीजें कौन डिस्कस करता है? अक्षांश हमें बताते हैं। कौन बताते हैं हमें? अक्षांश हमें बताते हैं। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम आगे बहुत कुछ विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे, इसके बारे में और अच्छे से हम जानेंगे। एक चीज और है यहाँ पे कि अक्षांश और देशांतर, ठीक है। अब एक अक्षांश से या एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। इनकी दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 32 ऐसा कुछ लिखा जाता है, 111.32 लिखा जाता है। अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये 111 km होती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको जाननी है। ये अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो अक्षांश और देशांतर जो है उसके बारे में आप अब के लिए बस इतना ही समझ लो कि जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको क्या कहा जाता है? अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं उन्हें देशांतर कहा जाता है, और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अक्षांश कहा जाता है। जो उत्तर से दक्षिण की तरफ वो क्या है? देशांतर है। और ये जो टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में जो हमारी जो आगे क्लास जो भी आएगी उसके बारे में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। कम से कम एक क्लास इसके ऊपर लगेगी हमारी, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और वायुमंडल के बारे में भी जानेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी आप सबके लिए, और जो वीडियो को आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए सच में दिल से शुक्रिया। प्यार देते रहिए, और अगर आपको क्लास आए तो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।